हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक, जिसे लिखा है जॉन सी मैक्सवेल ने। जॉन सी मैक्सवेल ने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए बहुत सी बेस्ट सेलर किताबें लिखी हैं। उनकी किताबों की 24 मिलियन से ज़्यादा कॉपी बिक चुकी हैं और 50 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। उनको अमेरिका में लीडरशिप मामलों का जीनियस कहा जाता है। उन्होंने इक्विप नामक संस्था की स्थापना की है, जिसमें दुनिया के 5 मिलियन से ज़्यादा लीडर ट्रेनिंग लेकर अपनी पर्सनैलिटी और थिंकिंग निखार चुके हैं। साल 2009 में आई किताब हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक इस बात की वकालत करती है कि सफलता हासिल करने में एटीट्यूड का बड़ा रोल होता है और पॉजिटिव रहना तो ज़रूरी है ही। पर अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको ऐसी सोच अपनानी होगी जो रियलिस्टिक हो और लोगों से कनेक्ट कर सके। इस किताब में बहुत से रियल लाइफ उदाहरण और सलाह दी गई हैं। इनको अपनाकर आप उन गलतियों से बच सकते हैं जो लोग आमतौर पर कर जाते हैं और आसानी से अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक बाय जॉन सी मैक्सवेल। जो लोग कुछ बड़ा सोचते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और जानते हैं कि दूसरों के साथ कनेक्ट करना कितना ज़रूरी है। दुनिया के सभी सफल लोगों में एक बात कॉमन है, सभी लीक से अलग हटकर सोचते हैं और अपना रास्ता खुद बनाते हैं। हालांकि ये रास्ता अकेले तय करना पड़ सकता है। हम समाज में रहना पसंद करते हैं। अगर हम बने बनाए नियमों और चल रही प्रथाओं पर सवाल उठाते हैं तो अकेले पड़ जाने का खतरा होता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर हर कोई ऐसा सोचता तो क्या दुनिया में इतनी तरक्की हो पाती। कोपरनिकस के यह कहने पर कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है, न जाने कितने लोग उनके खिलाफ हो गए। हालांकि आज हम उनके आभारी हैं कि वो अपनी बात पर डटे रहे। इससे हम यह समझते हैं कि सफलता के लिए कुछ नया सोचने और अपनी बात से न डिगने की क्वालिटी कितनी ज़रूरी है। जॉन ये भी कहते हैं कि इसके लिए आपको आइंस्टीन या गैलीलियो बनने की ज़रूरत नहीं है। एक सामान्य इंसान भी क्रिएटिव हो सकता है। इसके लिए बस थोड़ी टेक्निक और अभ्यास की ज़रूरत है। आखिर एक समय पर तो आइंस्टीन और गैलीलियो भी आम लोगों में से एक थे। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जैक वेल्क हमेशा अपने कर्मचारियों को ये समझाते हैं कि सेल्स टारगेट अचीव करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है अपने ग्राहकों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, क्योंकि वो जानते हैं कि बड़ा फ़ायदा पाने के लिए कभी कभी छोटे फ़ायदे इग्नोर करने पड़ते हैं। लेकिन आप ये अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं? लगातार सीखकर। जो लोग एक बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं उनमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की चाहत रहती है। ये नई जगह घूमते रहते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और नई स्किल सीखते रहते हैं। जॉन के पास इसका बड़ा आसान सा तरीका है। अपने दिन भर की शुरुआत में अपना शेड्यूल देखकर जॉन इस बात पर ध्यान देते हैं कि आज दिन भर में क्या सीखा जा सकता है और खुद को उसके मुताबिक तैयार कर लेते हैं। एक बार वे नेशनल फुटबॉल लीग के कोच डेव के साथ डिनर कर रहे थे। उन्होंने इस पूरे वक्त में डेव से टीम वर्क से जुड़ी बातें की और एक नया नज़रिया लेकर वापस लौटे। इस तरह आप भी रोज़ कुछ नया सीख सकते हैं। इसके लिए आपको ना अलग से वक्त निकालना है ना पैसे देने। बस अपना रूटीन पर नज़र डालिए और सोचिए कि आपके पास आज के दिन में क्या मौके हैं। ये तरकीब आपके बहुत काम आती है। इससे आपको यह जानने और समझने का मौका मिलता है कि दूसरे लोग किस तरह सोचते हैं। एम्पैथी के लिए ये सबसे ज़रूरी है। इससे आपके रिश्ते और भी बेहतर बनते हैं, क्योंकि अब आप समझने लगते हैं कि आपके आसपास रहने वाले लोग, आपका लाइफ पार्टनर, बच्चे, दोस्त, ये सब आपसे क्या चाहते हैं। अब आप सिर्फ अपने नहीं दूसरों के बारे में भी सोचने लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, अपने लिए ऐसे टारगेट सेट कीजिए जो रियलिस्टिक हो और उनको पूरा करने में जुट जाइए। रियलिटी क्या होती है? इसका कोई फिलोसफिकल जवाब मत सोचिए। सरल शब्दों में रियलिटी आपकी चाहत और व्यावहारिकता का अंतर्भर है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी कल्पना की दुनिया से बाहर निकलकर रियलिस्टिक सोच को अपनाना होगा। एक बिजनेसमैन का उदाहरण लीजिए जो रियलिस्टिक तरीके से नहीं सोचता है। वह अपनी कंपनी की ग्रोथ को लेकर बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी अच्छी बात है, पर यहाँ समस्या यह है कि उसके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। तो क्या सिर्फ पॉजिटिव रहकर वो अपनी कंपनी को बचा सकता है? आखिरकार वो एक खराब लीडर साबित होता है। इसके विपरीत रियलिस्टिक थिंकिंग आपको एक बेहतरीन लीडर बनाती है। यानी अगर आप रियलिस्टिक होकर सोचते हैं तो आप न सिर्फ अपने लिए सही गोल सेट कर पाते हैं, बल्कि उनको पाने के लिए सही प्लान भी बनाते हैं। इस तरह आप चीज़ों को आसान करते जाते हैं। आपके ऊपर ढेर सारी उलझनों का बोझ नहीं होता है। लेकिन अगर आप स्वाभाविक तौर पर एक रियलिस्टिक ना होकर ऑप्टिमिस्टिक हैं, तब क्या करना चाहिए? तब आपको होमवर्क करने की ज़रूरत है। यानी तब आप अपने टारगेट के हर पहलू को स्टडी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट इकट्ठे कीजिए। मान लीजिए आप कोई बिजनेस लीडर हैं
जो अपने अगले प्लान के बारे में सोच रहा है। एक बार सोचकर देखिए कि अगर आपके फंड खत्म हो जाएं, या कस्टमर आपको पेमेंट ना करे, या फिर मार्केट ही ठप हो जाए, तब आप क्या करोगे। इन सब की संभावनाओं पर अच्छी तरह स्टडी करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करिए, वरना आपकी रियलिस्टिक सोच भला किस काम आएगी। आपको प्रीजुडिस नहीं होना है, इससे आपकी सोच और डिसीजन मेकिंग पर बुरा असर पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि हर आइडिया आपको खुद ही आ जाए। अपने आसपास के लोगों को देखकर आप सीख सकते हैं कि उन्होंने इन परिस्थितियों में क्या किया है। लेखक जॉन ने भी कई बार ऐसा ही किया है। क्रिएटिविटी आपको भीड़ में एक अलग पहचान दिलाती है। आप चाहे जो भी काम करते हो, आपकी क्रिएटिविटी आपका एक एक्स फैक्टर साबित होती है। आइंस्टीन ने कहा था, इमेजिनेशन नॉलेज से बढ़कर होती है। उनकी बात सही थी। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपकी पोस्ट या डेजिग्नेशन से ज़्यादा आपके आइडियाज़ मैटर करते हैं। आइंस्टीन एक जीनियस थे। उनकी क्रिएटिव सोच उनके स्वभाव का हिस्सा थी। हालांकि हर इंसान इस क्वालिटी के साथ जन्म नहीं लेता, पर कुछ तरीके हैं जो आपको ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है आपके पास नए आइडियाज़ का भंडार हो। अगर आप किसी चीज़ की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ भी देख लेते हैं तो वो आपकी क्रिएटिविटी ही है। क्रिएटिव लोगों की सही पहचान है कि वो संभावनाओं पर ध्यान देते हैं। धीरे धीरे उनका दिमाग ट्यून होने लगता है और इमेजिनेशन निखरती जाती है। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो खुद से पूछ कर देखिए कि आप उसको किस तरह बेहतर बना सकते हैं। यानी आपके पास मछली पकड़ने का जाल हो तो आप मछली पकड़ सकते हैं, पर अगर जाल का आकार बढ़ा दिया जाए तो ज़्यादा मछलियाँ पकड़ में आएंगी। जो लोग रियलिस्टिक होकर सोचते हैं वो किसी एक ऑप्शन पर ध्यान नहीं देते। इनकी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन ढूंढकर उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन चुना जाए। इसका दूसरा फ़ायदा यह है कि आपके पास बैकअप प्लान भी तैयार रहता है। क्रिएटिव थिंकिंग आपको ज़्यादा डिजायरेबल बनाती है। क्रिएटिविटी आपकी इंटेलिजेंस का एक फ़नी मोड है। अगर इसकी व्याख्या करें तो इसका मतलब यह निकलता है कि आपको क्रिएटिव बनने के लिए साइंटिस्ट या आर्टिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। बिना एफर्ट लगाए जो आइडियाज़ आपको आने लगे वही आपकी क्रिएटिविटी है। जब आप खुश होते हैं तो इसका लेवल सबसे ज़्यादा होता है। लियोनार्डो दा विंसी इसका एक अच्छा उदाहरण है। उनको जितने आइडियाज़ आते रहते थे उन्होंने उन सब पर काम किया। पेंटिंग, आर्किटेक्चर, संगीत, इंजीनियरिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा। रिनेजेंस की वो जीती जागती मिसाल थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अब तस्वीरें बनाने या हेलीकॉप्टर डिजाइनिंग के बारे में सोचने लगें। बस रिलैक्स होकर दिमाग को उसका काम करने दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपसे प्रभावित होने लगेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, सफलता पाने के लिए सेल्फलेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने अभी बात की कि क्रिएटिविटी आपकी राह कैसे आसान कर देती है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आपकी बहुत मदद करती है, वह है निस्वार्थ भाव। निस्वार्थ भाव से काम करना, अगर आप इसे अपने जीवन में उतार लेते हैं तो सफलता की नई परिभाषा बना सकते हैं। किसी की मदद करने का फल हमेशा अच्छा होता है। इससे आपको बहुत सुकून मिलता है। जरा एक दिन बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करके देखिए कि आपको रात को कितने चैन की नींद आती है। यहाँ आपको अल्फ्रेड नोबेल के जीवन से जुड़ी एक घटना जानना बहुत ज़रूरी है। एक दिन अखबार में वो अपनी मौत की खबर देखकर हैरान रह गए। ये खबर छपी तो गलती से थी, पर इसकी वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। उस खबर में लिखा था कि किस तरह अल्फ्रेड नोबेल का बनाया डायनामाइट हज़ारों लोगों की जान ले रहा था। यानी अल्फ्रेड इन मौतों के जिम्मेदार थे। यह पढ़कर उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या उनके जाने के बाद लोग इसी तरह एक हत्यारे के रूप में उनको याद रखेंगे। उन्होंने इसे बदलने की ठानी। उन्होंने सोचा कि अब कुछ ऐसा काम किया जाए कि दुनिया उनको एक अच्छे इंसान के तौर पर याद करे। उन्होंने अपने कमाए पैसों से एक ट्रस्ट बनाया और इस तरह 1985 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। ये पुरस्कार साहित्य, चिकित्सा, अर्थशास्त्र जैसे बहुत से क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ये एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि किस तरह आप चीज़ों को सही कर सकते हैं। आज लोग अल्फ्रेड नोबेल को एक मुजरिम के तौर पर नहीं बल्कि बहुत सम्मान से याद करते हैं। फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन मर्क एंड कंपनी ने भी 80s में कुछ ऐसा ही किया। कंपनी ने सोचा कि प्रॉफिट कमाने से अलग हटकर कुछ करें। उस वक्त रिवर ब्लाइंडनेस से लाखों लोग प्रभावित थे। इसका इलाज मिलने के बाद कंपनी ने यह दवा मुफ्त में देनी शुरू कर दी। इस बीमारी का प्रकोप विकासशील देशों में ज़्यादा था और इन लोगों के लिए दवा खरीद पाना बड़ी बात थी। कंपनी का यह कदम इस बात का गवाह बन गया कि कंपनी खुद के मुनाफे से ज़्यादा लोगों की परवाह करती है। इस इमेज ने कंपनी को बहुत लाभ पहुंचाया। इस लेसन में आपने सीखा कि जब आप दूसरों की बेहतरी के लिए कोशिश करते हैं
तो आपकी बेहतरी अपने आप होने लगती है। अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो भेड़ चाल से बचिए। हम अक्सर हर उस बात को अच्छा और सही समझ लेते हैं जिसे मेजॉरिटी सपोर्ट करती है। इससे बड़े बड़े बिजनेस हाउस भी अछूते नहीं हैं। अगर आप भीड़ से हटकर चलते हैं तो अकेले पड़ जाते हैं, और अगर भीड़ के साथ चलते हैं तो कहीं नज़र नहीं आते। अब वापस कोपरनिकस की बात पर चलते हैं। सभी उस भीड़ का हिस्सा थे जिसका मानना था कि सूरज समेत सभी ग्रह धरती का चक्कर लगाते हैं। अगर कोई इससे इनकार करता तो उसे पागल कहा जाता। फिर 16वीं सदी में कोपरनिकस आते हैं और ये साबित करके दिखाते हैं कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है। पुरानी सोच को समय समय पर अपडेट करते रहना जरूरी हो जाता है। जोसेफ लिस्टर ने जब तक एंटीसेप्टिक मेथड के बारे में नहीं बताया था, तब तक सर्जन्स यही मानते थे कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को धोने की ज़रूरत नहीं है। हम भीड़ का हिस्सा बनकर खुद को सुरक्षित समझने लगते हैं। हमें लगता है अगर इतने सारे लोग कुछ कह रहे हैं या कर रहे हैं तो हम भी वैसा करें ताकि हमें फ़ायदा हो। पर इतिहास गवाह है कि ये पूरी तरह सच नहीं है। तो आखिर दूसरों पर डिपेंडेंसी को कैसे दूर किया जाए? इसका एक आसान तरीका है। आप लोगों को फॉलो करने से पहले कुछ पल रुकिए और सोचिए कि उसका आप पर क्या असर होगा। आप जब ये समझने लग जाते हैं कि आपको बेस्ट आइडिया और पॉपुलर आइडिया में से बेस्ट आइडिया चुनना है, तो सफलता आपसे दूर नहीं रह सकती। 9/11 की घटना से लोगों में फ्लाइट से ट्रैवल करने या न्यूयॉर्क जाने को लेकर डर बैठ गया था। यानी उस वक्त ये एक पॉपुलर आइडिया था, लेकिन लेखक ने दूसरे एंगल पर गौर किया। उस वक्त न्यूयॉर्क की फ़्लाइट्स के दाम बहुत कम हो गए थे। सिक्योरिटी लेवल बहुत बढ़ा दिया गया था। होटलों के किराए और थिएटर टिकट के दाम मामूली थे। यानी लेखक के हिसाब से ये घूमने फिरने का बेस्ट समय था। इसलिए 1 महीने बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क ट्रैवल प्लान किया और इतने बेहतर ढंग से एंजॉय किया जो आम दिनों में कीमतों की वजह से कर पाना पॉसिबल नहीं होता। इसकी वजह साफ है, उन्होंने पॉपुलर आइडिया की जगह बेस्ट आइडिया चुना। नेक्स्ट चैप्टर है नए नए लोगों से मिलिए, ताकि आप उनके विचारों को समझकर अपनी सोच को डेवलप कर सकें। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत 2 ही तरीक़ों से होती है। या तो खुद उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए या किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए जिसे उस स्किल का पता हो, ताकि वो उसके बारे में आपको अच्छी तरह समझा सके। अगर आप पहला तरीका अपनाने का सोच रहे हैं तो ज़रा रुकिए। चाहे आप कोई नई रेसिपी सीखना चाहते हो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी सीखना चाहते हो या कुछ टेक्निकल नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है किसी अनुभवी पर्सन से सीख लें। आपने सुना है ना, 1 और 1 11 होते हैं। आपको थोड़ी हैरानी होगी कि अभी तक तो भीड़ से हटकर कुछ करने की बात हो रही थी और अब जुड़कर काम करने का महत्व समझाया जा रहा है। और तो और जितने महान विचारक हुए हैं सब एक इंडिविजुअल की तरह सोचते थे, ना कि ग्रुप में। लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी इनोवेशन हुए हैं ज़्यादातर टीम वर्क का ही नतीजा है। आइंस्टीन भी अक्सर कहा करते थे कि उनकी खोज के पीछे बहुतों की मेहनत है। वैज्ञानिक कपल पियरे और मैरी क्यूरी या म्यूजिक जीनियस पॉल मैककार्टनी और जॉन लेनन की जोड़ी का उदाहरण ले लीजिए। जब लोग आपस में जुड़कर अपने अपने आइडियाज़ मिलाते हैं तो क्रिएटिविटी का लेवल एक्सेप्शनल होता है। लेकिन इसके लिए आपसी तालमेल बहुत ज़रूरी है। तो क्या किया जाए? जेफरी जे फॉक्स, जिन्होंने हाउ टू बिकम CEO जैसी किताब लिखी है, ये कहते हैं कि आपका फोकस आइडियाज़ पर होना चाहिए, ना कि सोर्स पर। यानी एक कैब ड्राइवर और छोटा बच्चा भी आपको कोई काम की बात बता सकता है। अगर आप प्रीजुडिस बने रहेंगे तो कभी इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपको कंपटीशन से ज़्यादा कोलैबोरेशन पर सोचना है। कोऑपरेशन का मतलब होता है लोगों के साथ मिलकर काम करना, ना कि उनको पीछे ढकेलकर आगे बढ़ जाना। इस बात का ध्यान रखिए और सफलता की तरफ बढ़ते रहिए। अब समय आ गया है कंक्लूजन का। कुल मिलाकर सफलता आपके एटीट्यूड पर निर्भर करती है। पॉजिटिव थिंकिंग आपकी बहुत मदद करती है, पर इसके अलावा भी आपको काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। आप जब बिना किसी स्वार्थ के काम करने लगते हैं तो आपको खुशी मिलने लगती है। यानी सिर्फ अपना भला ही मत सोचिए, सबको साथ लेकर चलिए। भीड़ से हटकर कुछ सोचना आपकी क्रिएटिविटी है और इस तरह आप सफलता के रास्ते पर चलने लगते हैं। आप सिर्फ एक दिन पर नहीं, अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए। ज़्यादातर लोग सिर्फ अगले दिन के बारे में सोच कर जीते हैं। उनको ये ख्याल ही नहीं आता कि 1 महीने बाद या 1 साल बाद वो किस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं। इसलिए सफलता उनसे दूर रहती है। इस रवैये से बचिए। आने वाले कल में आप क्या अचीव करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग करिए। ज़्यादा नहीं तो अगले 30 दिनों का प्लान बना लीजिए। अपना काम, परिवार, दोस्त सब के लिए वक्त तय कीजिए। इस तरह आपका टारगेट भी पूरा हो जाएगा और आप खुश भी रहेंगे। तो ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है।
आपको इस बुक समरी का कौन सा पार्ट, कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है वो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल, सुझाव या समस्या है तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट बुक समरी कौन सी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।